तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात करेंगे अफ़गान सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान पर जो इसके इम्पैक्ट डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पे गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो बहुत रैपिडली चेंजेस हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो चेंज हो रही है वो जिस तरह से इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान की ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी। एक तो ताशकंद में मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की DGISI की अफ़गान सदर के साथ, उस मुलाकात का जो आउटकम रहा, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जो मुजव्वज़ा पीस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको मुलतवी कर दिया जाना। अपेरेंटली खबर तो ये आई कि अफगान सदर अशरफ गनी ने टाइम मांगा है तैयारी के लिए, लेकिन जो अंदर की खबर रही वो ये कि अफगान सदर अशरफ गनी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही नहीं करना चाहते। अब उसके बाद पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रह जाती है, क्या मजीद बढ़ जाती है? पाकिस्तान आखिर कितनी बार और कितनी दफ़ा मुखलिस कोशिशें करता रहे कि अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए ताकि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्रिएट ना हों। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी का मुबैना अगवा, चंद घंटों के लिए उनको अगवा किया जाना, उनको टॉर्चर करके सिवियरली टॉर्चर करके वापस उनको फेंक दिया जाना। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो रही हैं, बहुत डेंजरस हो रही हैं, और ज़ाहिर ना सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए डेंजरस हैं बल्कि ख़ित्ते के लिए और दुनिया भर के अमन के लिए। तो कौन है, क्या कोई तीसरी कुव्वत ऐसी है जो कि इस सारी सूरत हाल को स्पॉइल कर रही है, या कोई कुव्वत ऐसी है जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है और नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन हो, नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर की सिक्योरिटी बेहतर हो, नहीं चाहती कि खित्ते की सिक्योरिटी बेहतर हो? इसी हवाले से तमाम चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में और सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं शहीर रहमान साहिबा, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान के सूरत हाल पर और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे, किस तरह देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल को, और पाकिस्तान को कितना डेंजरसली ये अफेक्ट कर सकता है? इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं खासतौर पे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से? जी शुक्रिया गरीदा। डेवलपमेंट्स तो बड़ी तेजी से आपके सामने रूनुमा होते जा रहे हैं। 24 घंटे नहीं गुजरते और कोई ना कोई नई आफत या मुश्किल नजर आती है। चैलेंजेस भी बड़े दरपेश हैं, बहुत सारे मुतवक्के भी थे, और इनमें खास तौर से जो तेज इनखिला की गई है अमरीकी फोर्सेस की, उसकी वजह से बहुत सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है। और बात यह है कि देखिए, जब से वो बातचीत डायरेक्ट तालिबान से कर रहे थे तो उनको तो एक हद तक लेजिटिमेसी उन पर हो गई है, उनका अमीरात का दफ्तर भी तस्लीम कर लिया गया है। तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, और उनके पास इस वक्त अस्करी ताकत भी है जो उन्होंने बैटलफील्ड सक्सेसेस काफी इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। तो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए संगीन इसलिए है और खतरनाक इसलिए है कि जो बातें की जा रही हैं क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, और अब वो अल्फाज की जंग भी थोड़ी सी शुरू हो गई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको खासतौर से अफगानिस्तान की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान की हुकूमत बजाय इसके कि इस वक्त कोऑपरेशन में आगे बढ़े और कोई पुरअमन हल ढूंढे, उसके कुछ अहलकार और सीनियर सतह पे भी खदशात का, चलिए खदशात आप जरूर जाहिर करें, लेकिन आप पाकिस्तान पर इस तरह उंगली ना उठाएं जो इन हालात में वो अपने भी सरजमीन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने सारी जिंदगी हमें 30 साल से हम देख रहे हैं मुहाजिरीन का इस्तकबाल भी किया है, और उसकी वजह से हमारी सरजमीन पर बड़े असरात भी हुए हैं, और मुहाजिरीन के अलावा इंतहा पसंदी का भी इनखिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, कोई ना कोई सिपाही और
2 या 3 के नाम आने लगे फिर से। मैं तो समझती हूँ कि अब जिन्होंने ये पूरी प्रोसेस शुरू की और एक तरफ अमेरिका ने रखा, अफगानिस्तान में एक हुकूमत बनाई कट एंड पेस्ट करके, और फिर उनको प्रॉप अप करके रखा, फिर उन्हीं को उन्होंने बाईपास किया डायरेक्ट नेगोशिएशंस तालिबान के साथ। और जो वक्त उन्होंने चूज किया जब तालिबान के पास इतनी अस्करी फतेह पे फतह हो रही थी और उनके हाथ में तो जो कहते हैं ना तवाजुन था कुव्वत का, जब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होता है तब बड़ा मुश्किल होता है। अब जो अमन भी होगा वो तो फातेह का अमन होगा, विक्टर्स पीस होगा जी। इतना दबाव है और हर तरफ से कि वो बाढ़ बनाए ना बनाए, यहाँ के अस्पतालों स्कूलों को का इस्तेमाल करने या सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए खाना जंगी से लोग यहाँ आने की कोशिश भी करेंगे, और बहुत सारे जो हैं वो इसमें कामयाब भी होंगे। पिछले 2-3 साल तक हमने बड़ी तवील और कीमती कॉस्टली जंग लड़ी है जी, अपनी जानों में, एक नेशनल साइकी के हवाले से और एक वसाइल के हवाले से भी। तो पाकिस्तान पर फिर ये मुसल्लत करना मैं समझती हूँ बड़ा अनफेयर है। बेहतर सबके लिए होगा कि एक जिनीवा प्रोसेस की तरह बातचीत शुरू होती, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ी जिम्मेदारी बांटती। अब एक रोज में हमने देखा है 4 का बना है, मैं इसको मिनी क्वाड का नाम देती हूँ, लेकिन ये ट्रॉयका प्लस के साथ आपने ताजिकिस्तान ने भी थोड़ी जिम्मेदारी संभालने की बात की, क्योंकि उनके बॉर्डर्स भी अंडर प्रेशर हैं। आपने देखा इस तरह के भी बयान तो आ रहे हैं कि एयर सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है तालिबान को। एयर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड हो सकता है किसी भी फरीक को उस सूरत हाल में? और हमारी पोजीशन 2012 से न्यूट्रलिटी की है जी, और वो ही रहनी चाहिए। ठीक है, आपने जो बात की है, आपने जो बड़े इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेस किया कि जी अफगान तालिबान इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ गए हैं, तो यहीं पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान में सिचुएशन जो चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तालिबान की पेशकदमी जारी है, तो पाकिस्तान किससे बात करेगा? अफगान सदर अशरफ गनी के साथ जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें अपेरेंटली अशरफ गनी ने तैयारी का वक्त मांगा, लेकिन जाहिर है जो खबर अंदर की आ रही है कि अशरफ गनी शिरकत ही नहीं करना चाहते थे इस्लामाबाद की पीस कॉन्फ्रेंस में, तो पाकिस्तान आखिर बात किससे करेगा? फिर अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, आपने खुद कहा कि तालिबान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ गए हैं, तो वो अफगान गवर्नमेंट से 2 कदम पीछे हट के बात करने पे राजी क्यों होंगे? तो सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो चुकी है। तो पाकिस्तान बात किससे करेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी बात किससे करेगी? और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किरदार अदा करे जब अफगान तालिबान खुद थ्रेटन करते हैं टर्की को कि जी आपकी फोर्सेज अगर काबुल एयरपोर्ट पे होंगी तो हम फिर उसका जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे। इस्लामाबाद की पीस कॉन्फ्रेंस शिरकत ही नहीं करती अफगान गवर्नमेंट, तो बात आखिर किससे होगी? सोल्यूशन कहां से निकलेगा? जिनीवा कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, बॉन भी जब हुई थी, आपको याद होगा, वो जबकि बहुत फ्लॉड थी बॉन कॉन्फ्रेंस, और आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि उसके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और टर्म्स खदोखाल थे वो बहुत ही गलत किस्म के थे, और इससे बहुत ही गलत असरात हुए। लेकिन एक कोशिश थी और एक वक्त जरूरत भी थी, और इसको बेहतर हैंडल करना चाहिए था। इस दफा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जब वो बैटलफील्ड सक्सेसेस, यानी मतलब अस्करी अंदाज से और खाना अपने मैदान जंग में फतह पे फतह गिनते चले जा रहे हैं, तो आप कहें कि पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो, ये कौन सी बात है जी? पाकिस्तान तो कर सकता है, लेकिन ये कहना कि वहाँ जब इतनी एक सीरियस डिवाइड हो गई है, पॉलिटिकल भी और अस्करी भी, और उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं हर जगह, तो अब पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना कि आप इस हम्टी डम्टी को फिर से पेस्ट करें, ये तो बहुत गलत बात है। ये सारी बातें पहले होनी चाहिए थी। ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जो इस किस्म की लंबी तवील जंगों को का खात्मा और पुरअमन खात्मा मुज़ाकरात की मेज पर ढूंढती हैं, वो बहुत पहले होती हैं। और देखिए, बैटलफील्ड जहाँ होता है, जहाँ किसी किस्म की भी अस्करी हल अगर मुसल्लत किया जा रहा हो, तो वो तो उस पर तो वक्त का बहुत अहम किरदार होता है। अगर आप बैटलफील्ड सक्सेसेस के बाद करना शुरू करें तो बिल्कुल देखिए, वो बेवकूफ नहीं है। मैं अगर जीत रही हूँ, अगर ताश का गेम भी और मैं जीत रही हूँ, तो या क्रिकेट का गेम हो, मैं अगर जीत रही हूँ और आप मुझसे कहें कि अब आप आगे आ जाएं और अपने थोड़े से हमें
दे दें, डिवाइड कर दें, तो मैं कहूँगी वाई, मैं तो आई एम ऑलरेडी विनिंग। तो मेरे टर्म्स आपके साथ जो हैं एंगेजमेंट के, वो तो बहुत फर्क होंगे। और हो ये रहा है कि जी पाकिस्तान पर अब सब जाके मलबा डालते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है कि सारे के सारे अपनी फेलियर्स की इस वक्त, चाहे वो अफगान गवर्नमेंट हो या अमेरिका और नेटो फोर्सेस हो, वो डाल सकते हैं। और वो डालेंगे कि अच्छा आपके अस्पतालों में ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, एक तो आप देखें ट्विटर पे शुरू हो गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो भाई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बेशक है, सबका दिल दुखता है बच्चों को बेघर और बेसरो सामान देख के, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान 20 साल से वहां बैठा हुआ था, नहीं, ऑक्यूपाइंग फोर्स हम नहीं थे, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमने छोड़ दी जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब अगर आप कहें कि कैंपें लगी हुई हैं तालिबान की हमारे बॉर्डर पे या यहाँ आए हुए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी भी सफाई पेश करने की, और बल्कि यहाँ किसी को इस तरह के जंगजुओं को या इंतहा पसंद को जड़ ना पकड़ने की जरूरत। उसके लिए हमें अपनी सलाहियत तो वो देखनी होगी। और नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, आपने कभी इसकी बात सुनी है? नहीं ना, पिछले 2 साल में आपने कभी नेशनल एक्शन प्लान की बात सुनी? नहीं ना। इस वक्त कोई इस तरह की उनकी लीडरशिप की फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो इस वक्त दोहा में मुंतकिल हैं जी पिछले 10 साल से, जहाँ उनके मुज़ाकरात और उनका दफ्तर और उनके सारी खानदान और उनका सरो सामान बस और रख चुका है। और एक दूसरी लेवल ऑफ लीडरशिप जो है वो अब ईरान में जी वहाँ रहते हैं, क्योंकि अब तालिबान वो तालिबान नहीं रहे, उन्होंने अब एटलीस्ट 1/4 उनकी लीडरशिप काउंसिल जो शूरा है उसमें ईरान और हजारा लीडरशिप मौजूद है। और वो भी अपना एक बहुत मैं समझती हूँ काफी भारी भरकम उनका बैटलफील्ड पे भी और वैसे भी उनका असर है। अच्छा शहरी साहिबा, ये जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या हमारी तरफ से वाकई स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अमली तौर पे खत्म करवा दी गई है, या सिर्फ नैरेटिव की हद तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी हमने खत्म कर दी? शुक्रिया गरीदा, बहुत अहम सवाल। मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि 2012 में 11 में ये बात हमने शुरू की थी कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब खत्म की जाए, और एज अ पॉलिसी नहीं, सिर्फ नैरेटिव के हवाले से नहीं। और उसमें 2 बातें की गई। एक तो अफगानिस्तान में न्यूट्रलिटी की, जो अभी भी बहुत मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए एज अ खारजा पॉलिसी बड़ी मुफीद है। और इसी की बुनियाद पर ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, और सियासी हल एज अपोज टू अस्करी हल की बात हो रही है। ये और ये कहना कि जी हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ छोड़ चुके, और ये अफगान लेड और अफगान ओन्ड, ये बात भी हमने शुरू की। और इसका मतलब ये है कि जी फैसले अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के उन्हीं के अवाम और उन्हीं की सियासी क़यादत ने करना चाहिए। अब मसला आपका सवाल इससे बहुत अहम तरीके से जो उससे जुड़ता है वो ये कि देखिए हम कह तो रहे हैं कि आप अपने फैसले खुद करें, लेकिन लग ये रहा है कि जो वहां भी बैठे थे जिनका असर और वसूख है, देखिए अमेरिका 20 साल से वहां का ऑक्यूपाइंग पावर था, अभी भी बहुत असर वसूख है, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान की रियासत चलाएगा वो उन्हीं की मदद से, यानी इक्तिसादी मदद की तो कोर अफगान स्टेट फंक्शंस को जरूरत होगी। तो ये तो अकेले कोई चला नहीं सकेगा अफगानिस्तान को। कोर स्टेट फंक्शंस उनके पूरे एड पे चलते हैं। आप ड्रग इकोनॉमी पर नहीं चला सकेंगे जो नारकोटिक्स इकोनॉमी है। और इस वक्त सिविल सोसाइटी अपने आप को बहुत, जो अफगानिस्तान में बहुत दबाव में फील कर रही है, औरतों बशमूल औरतों के। देखिए मुझे याद है प्रेसिडेंट करजाई मिले थे हमें, प्रेसिडेंट जरदारी को न्यूयॉर्क में मीटिंग में एक साइड लाइन, उन्होंने कहा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर लाइक साइमीज ट्विंस, जॉइंट ट्विंस। तो मैंने उनसे बड़ी जसारत से कहा कि भाई अर्ज ये है, अगर इजाजत दें करजाई सदर करजाई, बात ये है कि साइमीज ट्विंस को जिंदा रहने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आप हमें प्लीज अलग अलग रियासत समझें कि एक रिवॉल्विंग डोर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सरजमीन की जिम्मेदारी लेनी है, आपको अपनी सरजमीन की जिम्मेदारी लेनी है। और असल सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि आप ले सकें जिम्मेदारी अपनी सरजमीन के, फिर आप दिफा कैसे करेंगे। तो ये कोर इश्यूज हैं इस वक्त अफगानिस्तान की अपनी रियासती सेहत की
اور ساتھ کی، اور ان کو یہ خود ریزالو کرنی ہوگی، لیکن واضح ہے کہ وہ یہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ شہر رحمان صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریاست پاکستان کی اس وقت زیادہ ذمہ داری، زیادہ توجہ افغانستان کے اندر کے مسائل حل کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہاں الجھی ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہاں پہ توجہ کم ہو چکی ہے؟ خاص طور پہ اسی کانٹیکس میں صدر پاکستان افغان طالبان کی تعریف کر دیتے ہیں، وزیر داخلہ افغان طالبان کی تعریف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی سلجھے ہوئے ہیں، سیولائزڈ ہیں، نئے افغان طالبان جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں۔ پھر افغان طالبان کے جس طرح سے جلد سے جلوس مختلف شہروں میں نکل رہے ہیں، کوئٹہ میں نظر آئے، یہاں تک کہ اسلام آباد کے بالکل قریب ترین شہر پشاور میں طالبان کی حمایت میں جس طرح سے جلد سے جلوس نکلے، جھنڈے ترانے ان کے اسٹائل فاتح میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے توجہ اور سب سے بڑھ کے افغان امبیسڈر کی بیٹی کا اسلام آباد میں اغوا ہو جانا مبینہ طور پہ، اور اس کو بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنا کے پھر اس کو پھینک دیا جانا، یہ سب سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کی توجہ افغانستان کے مسائل کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، اپنے انٹرنل سیکیورٹی کی طرف کم ہو گئی؟ آپ نے خود جیسے کہا، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، مطلب ریلیز ہو رہی ہیں، ٹی ٹی پی یہاں جڑ پکڑے گا، اس طرح انتہا پسند جڑ پکڑیں گے، اور خاص طور سے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جہاں جو بارڈر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ، وہاں تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان آلریڈی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سیاسی محرومیوں نے اپنی ایک وہاں مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے جو انریزالوڈ ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اب اپنے ملک میں سیاسی اور غیر عسکری حل ڈھونڈنے ہیں ہر چیز کے۔ کراچی جو ہے خریدا، پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر ہے، اس میں پاکستان کے پشتون نہیں آ کے رچ بس گئے ہیں، وہ افغانستان کے پشتون آئے ہوئے ہیں۔ وہ کابل اور پشاور کی پشتون پاپولیشن سے زیادہ کراچی میں ہے، اس لیے اب ہماری ساری ڈیموگرافکس، کنسٹیٹیوئنسی سب کچھ بدل گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینٹر شہر رحمان صاحب، آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ بڑی تفصیل کے ساتھ افغان ایشو کس طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سچویشن کو، اس پہ شہر رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اسی پر مزید بات کریں گے کچھ مزید ایکسپرٹس کے ساتھ اینڈ ڈپلومیٹس کے ساتھ۔ اسٹے ود اس، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ابھی اسی افغان ایشو کے حوالے سے کچھ مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے، آپ کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ سو اس پہ ایک اور مزید بہترین تجزیہ لینے کے لیے اور آگے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، سیلیبریٹڈ ڈپلومیٹ رہے ہیں، جناب خورشید محمود قصوری صاحب۔ السلام علیکم قصوری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں افغانستان کی صورتحال جو دنوں نہیں بلکہ گھنٹوں کے حوالے سے بڑی ریپڈلی ڈیولپ ہو رہی ہے، ریپڈلی چینج ہو رہی ہے؟ یہ افغانستان کی صورتحال آپ کہاں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور ابھی گزشتہ ہفتے جو ملاقات ہوئی ہے تاشکند میں سائیڈ لائنز پہ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ وزیر اعظم کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ملاقات ہوئی، جس میں خاص طور پہ افغانستان کے جو نائب صدر ہیں امراللہ صالح، ان کی جو ٹویٹ تھی پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے وہ انڈر ڈسکشن بھی آئی، اور پاکستان نے ڈی جی آئی ایس آئی نے خاص طور پہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے افغانستان کو باور کروایا کہ جی اگر آپ کی طرف سے حملے جاری رہیں گے، نہ صرف سرحدی حملے بلکہ زبانی حملے بھی، تو صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ آپ افغانستان پاکستان ریلیشن شپ اور آئندہ کی امپلیکیشن اینڈ پروجیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات آپ نے کی کہ اس کا پاکستان پہ اثر پڑے گا، تو پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن پورے خطے پہ پڑے گا اور انڈائریکٹلی ساری دنیا پہ پڑے گا۔ ڈائریکٹلی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریجن پہ پڑے گا، کیونکہ اگر افغانستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں نہیں آتا تو ایک تو خیر ریفیوجی سچویشن ہے نا، لیکن ریفیوجی سچویشن کے علاوہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بہت زبردست ہوگی۔ پاکستان پہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب بھی افغانستان میں گڑبڑ ہوئی ہے، پاکستان اس کا ڈائریکٹ کیجولٹی رہا ہے۔ افغانستان کے بعد دوسری سفرنگ پاکستان کی ہے۔ طالبان اب یہ کر رہے ہیں کہ روس گئے تھے ایشورنس کے لیے، ان کو دینے کے لیے کہ جی ہماری اگر حکومت آئے گی بھی تو ہم آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے چین کو بھی یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم سنکیانگ میں کوئی اپنی طرف سے مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ پھر جو ان کے اسپوکسمن ہیں انہوں نے ایک اچھا بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ
हमारी टेरिटरी से किसी मुल्क पे और हम हमला नहीं होने देंगे, तो नेचुरली उसका पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा। तो लेकिन ये तभी है ना कि अगर कोई गवर्नमेंट जिसके अंदर चाहे तालिबान हो, दूसरे हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। खतरा यह है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट ना हुई तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अब वो जो स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना है, उसमें सबसे बड़ा जो चीज मुखिल है वो है कि वहां अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब एग्रीमेंट ना होने के भी 2-3 एस्पेक्ट्स है। एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, और एग्रीमेंट अगर ना हुआ और काबुल के ऊपर तालिबान ने मार्च की, तो अल्टीमेटली अगर अफगान नेशनल आर्मी डिसॉल्व भी हो जाए और वो उनका मोराल ठीक ना रहे, तो कुछ ऐसी कुव्वतें जो लड़ेंगी, और वो जो वॉरलॉर्ड्स के साथ उनकी अपनी मिलिशियाज हैं, खाना जंगी भी होगी और खून खराबा भी होगा। तो इसलिए अफगानिस्तान में मुझे जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तालिबान पे मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। उन्होंने एक मसलन सबसे मजबूत जो उनमें है हकानी नेटवर्क के, उन्होंने एक बयान भी, एक आर्टिकल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने माजी में गलतियां की, हमने उनसे सीखा है, और खवातीन की तालीम और खवातीन के रोजगार के सिलसिले में। फिर उनके जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डिक्टेशन किससे भी नहीं लेंगे। उससे पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उनका पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमें एडवाइस कर सकता है, लेकिन हमें डिक्टेशन कोई ना करे। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सरजमीन से किसी को हमले नहीं करने देंगे। हमें डर जो ये है वो ये है कि अगर इन्होंने सिंगल हैंडेडली कोशिश की कि हमने जबरदस्ती कब्जा करना है, और इसलिए पॉसिबिलिटी है कि अगर अफगान नेशनल आर्मी ना, अमेरिका का तो ख्याल था कि वो एक लड़ेगी, सामने उनके खड़ी होगी, और उनके जो स्पेशली जो उनके जो पैराट्रूपर्स हैं, जो उनकी खास फोर्सेस तैयार की हैं अमेरिका ने, तो अब हो ये रहा है कि जो वहाँ के एल्डर्स हैं वो बीच में पड़ रहे हैं, और वो नया उन्होंने तरीका निकाला है तस्लीम का, उसमें सरेंडर नहीं होता। वो लोग खुद ही एल्डर्स को मिला के कहते हैं जी हमने लड़ना नहीं है, और वो एक तरफ हो जाते हैं। ये एक पोजीशन है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट किस किस्म का हो सकता है, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहा है उसमें उसकी पूरी कोशिश है कि तमाम लीडरशिप हो, उज़्बेक की, ताजिक्स की और पश्तूनों की भी, जो माजी में इक़्तिदार में रहे हैं। ये खबर तो ये भी थी कि प्रेसिडेंट करज़ई को भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दावत दी है। इस तरह एक लिस्ट छपी हुई थी अखबारात में पाकिस्तान के, जो कि टॉप के वहां के लीडर्स हैं दूसरी कौमियतों के। तो तालिबान को कुछ ना कुछ उनके साथ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। एक उन्होंने पेशबंदी ऑलरेडी कर ली है, और वो ये की है कि पहले उन पर यह चार्ज लगता था कि सिर्फ पश्तूनों की मूवमेंट है, तो उन्होंने ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा को शामिल किया है, और को 25% तालिबान लीडरशिप नॉन पश्तून है। नंबर 2, उनकी कोशिश लग रही है कि जंग ना हो, और उसका तरीका उन्होंने ये इस्तेमाल किया है कि जो काबुल की तरफ या बड़े शहरों की तरफ नहीं जा रहे जिनसे खून खराबा ज्यादा होगा, बल्कि वो सारे जो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ईरान पे इस्लाम किले पे उनका कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के साथ खबर ये थी आज, हालांकि डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ठीक है कि हमने देखा उन्होंने अपना झंडा लगा दिया था चमन के तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने लगा दिया अपना, उनका कब्जा हो गया। अब तोरखम जो सबसे बड़ा है बॉर्डर, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, अगर उधर भी इनका कब्जा हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ, तो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप कर सकती है कि आमू दरिया की दूसरी तरफ उन्होंने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से बंद किया है, फिर कुंदूज में जाके उन्होंने उस इलाके को कब्जे में ले लिया है जो कि सपोर्ट मिल सकती थी ताजिकिस्तान से। तो इनकी कोशिश ये है कि जैसे माजी में लीडरशिप जो थी नॉर्दर्न अलायंस की, उसको नॉर्थ से सपोर्ट मिल रही थी, वो सपोर्ट ना मिले। तो ख्याल यह है कि ये कोशिश करेंगे कि प्रेशर डालें कि जी लोग सबमिट कर दें और लड़ाई ना हो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी। कोशिश लोग यही करेंगे, दूसरे भी
کہ कोई सेटलमेंट हो जाए और एक डेलीगेशन जा भी रहा है दोहा अफगान गवर्नमेंट की तरफ। अगर सेटलमेंट ना हुई वो बहुत खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी, हालांकि पाकिस्तान ने पेशबंदी की है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने इस किस्म के मिलिट्री लीडरशिप ने खास तौर पे कहा कि हमने ऐसे, और गवर्नमेंट भी ये कह रही है हमने ये इस किस्म के इकदाम किए हैं जो फेंस है इफेक्टिवली कह तो रहे हैं 90%, लेकिन जो 10% इलाका है वो है जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं या क्रॉस करना मुश्किल है। तो क्या ये एनफ होगा उनको रोकने के लिए? अच्छा चले, अगर आपने रोक भी लिया, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो सकता है कि खुदा ना खास्ता खाने पीने को वो ना मिले, तो किस तरह आप लोगों को रोकेंगे जो तोर खाम से या इधर से चमन से आएंगे? तो बहुत जबरदस्त एक ऑकवर्ड सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। उसके लिए सुना तैयारी की गई है कि अगर खुदा ना खास्ता बॉर्डर वो रेफ्यूजीज आए, अगर वो भूख से मर रहे हैं तो दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि ईरान से सबक सीखा है, उनको एक कंटेन्ड एरिया में रखा जाएगा कैंप्स के अंदर। तो ये काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी हमसे बात कर रहे थे। बहुत डिटेल्ड, बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का तज्जिया उन्होंने पेश किया है कि अफगानिस्तान की आइंदा की सूरत हाल और पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पे और पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है, कितना तैयार है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, इस पर मजीद तज्जिया लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इसी अफगान इशू के हवाले से कुछ मजीद तज्जिया लेते हैं और तबसरा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आप किस तरह देख रहे हैं जो रैपिडली अफगान डेवलपमेंट, जिस तरह से मुसलसल चेंज हो रही हैं? इस्लामाबाद एक पीस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अब वो पीस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही। अपेरेंटली अशरफ गनी ने तो तैयारी का वक्त मांगा है, लेकिन जो इत्तलात हैं कि अशरफ गनी इसमें शिरकत नहीं करना चाह रहे। फिर अफगान तालिबान जिस तरह रैपिडली पेश कदमी कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को? ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान के लिए इसमें इम्प्लीकेशंस क्या हैं सलीम साफ़ी साहब? देखिए गरीदा, एक तो मेरी अब ये सोची समझी राय बन गई है और मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूँ, मैं उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये यकीन हो गया है कि खुद अमेरिका अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और इसको बुनियाद बना के वो चीन, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रियासतों और मैं भी ईरान, इन सब के लिए एक आर्क ऑफ क्राइसिस के तौर पर इस्तेमाल करे। आप देखें कि ये ब्रेजिंस्की जो एक्स इनके NSA थे वो रिकॉर्ड पे हैं कि सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द हमने आर्क ऑफ क्राइसिस बनाए हुए थे। तो अब चूंकि निशाना चीन है और पाकिस्तान को भी उसका इत्तेहादी होने के नाते सजा देना मतलूब है, तो इसलिए लगता है कि वो शऊरी तौर पर ये काम कर रहे हैं। अब मेरी उसकी बुनियाद क्या है? पहली बात तो ये है कि ये कोई बच्चे नहीं थे, इनके पास सोवियत यूनियन का तजुर्बा मौजूद था और बार बार अमेरिकी लीडरशिप कहती थी कि हम 90 को नहीं दोहराएंगे, कि जिनेवा अकॉर्ड के तहत सोवियत अफवाज की इनखला तो की गई लेकिन इंट्रा अफगान रिकन्सिलिएशन नहीं कराई गई, जिसकी वजह से वो वहाँ हमें तबाही देखने को मिली। तो अब अगर अमेरिकी अपने वादे को निभाते तो उससे पहले बैनुल अफगान मुफाहमत का रास्ता हमवार करता। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। मसलन पाकिस्तान 9/11 के बाद कहता रहा कि तालिबान को बॉन कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी दो, इन्होंने नहीं दिया। फिर हामिद करजई ने शुराए तफाहुम बनाया, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए मुजद्दिदी की क़यादत में अमरीकियों ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। और ये मंसूबा खुद अमरीकियों ने तैयार किया था 2013 में, जब कतर में उन्होंने तालिबान का ऑफिस खोला। लेकिन हामिद करजई एक तो समझदार ज़्यादा थे, दूसरा वो अमरीकियों के सामने डट सकते थे, तो उन्होंने उस पर एहतजाज किया और कतर के सफ़ीर को भी वापस भेज दिया, इसलिए उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। तो जब अमरीकियों ने अब तालिबान के साथ एक तो ऐसी डील कर ली कि ना उनसे जंगबंदी ली, ना पहले इंट्रा अफगान मुज़ाकरात करवा दे, तो तालिबान का मोराल हाईली बूस्ट हुआ है। दूसरी तरफ जो अशरफ गनी साहब हैं
ان کو پتا ہے کہ ریکنسیلیشن کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ عبوری حکومت بنے گی، اور عبوری حکومت کے نتیجے میں پہلی چھٹی میری ہوگی. تو ویسے تو دونوں فریق زبانی طور پر صلح کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یہ دونوں فریق صلح ان کو سوٹ نہیں کرتا. اور پھر امریکہ نے جو دلچسپی اپنی ڈیل کے لیے لی تھی، یہاں پہ ان کی رتی بھر بھی وہ دلچسپی نظر نہیں آتی، صرف زبانی بیانات ہیں. صافی صاحب، امریکہ تو اب یہاں سے نکل کے چلا گیا، یا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں امریکہ کا دوبارہ کوئی کردار، ناٹ دیٹ کہ امریکن فورسز یہاں پہ آ جائیں، بٹ ڈپلومیٹک چینل سے آپ امریکہ کا کوئی کردار افغانستان کی صورتحال میں دوبارہ دیکھتے ہیں؟ اور اب اس صورتحال میں کہ افغان طالبان تو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ گئے ہیں، وہ مسلسل کیپچر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی سرحد کے قریب باب دوستی تک انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. تو افغان طالبان آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اشرف غنی کے ساتھ، اور جو ان کی جیت ہے اس سے 2 سٹیپ پیچھے ہٹیں گے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر افغانستان کا سولوشن کیا؟ غریدہ، ایک تو آپ نے شروع کیا اپنے سوال کو کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا. میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کرنا چاہوں گا کہ امریکی فوج یہاں سے چلی گئی، لیکن امریکہ گیا نہیں ہے، بلکہ امریکہ شاید مزید اندر آنا چاہے گا مختلف شکلوں میں. یہی میرے سوال ابھی کا آپ مطلب دیکھیں، تھا. ہاں، کیونکہ ایمبیسی بھی ان کی موجود ہوگی. دوسرا، پورے گلف میں ان کے 22 اڈے بھی موجود ہیں. تیسرا، وہ یہاں کی افغانستان میں انہوں نے جتنی کلٹیویشن کی ہے پچھلے سالوں کے دوران پراکسیز کی صورت میں، وہ اپنی جگہ پورے افغانستان کو جی پی ایس کر لیا ہے. اسی طرح اب دیکھیں کہ افغانوں کو تو انہوں نے اس حالت پہ چھوڑ دیا، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، جو ہمارے انٹرپریٹر رہیں، ان کو امریکہ بلا رہے ہیں اور ایمرجنسی کے طور پر ان کو فی الحال گلف سٹیٹس منتقل کر رہے ہیں. تو افغانوں سے اگر امریکہ کو ہمدردی ہوتی تو پھر ان کو اس حالت پہ نہ چھوڑتے، لیکن ان لوگوں کو بھی لا کے شاید وہ فیوچر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میری تو اپنی یہ، یا پھر یہ ہے کہ یہ افغان نیشنل آرمی جو ہے، اب تو 2 سال سے افغان فوج لڑ رہی تھی اور خود امریکی وہ آپریشنل پوزیشن میں نہیں تھے. تو جس فوج نے 2 سال تک طالبان کا دفاع کیا، وہ سوال یہ ہے کہ اب آ کے خود، اور صرف مشرق میں اور جنوب میں نہیں بلکہ شمالی اور مغربی افغانستان میں اور بدخشان جیسے شمال مشرقی صوبوں میں جا کے وہ چند سو طالبان کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو یہ ایک سوچے سمجھے پلان کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ جس کے تحت افغانستان کو انتشار کے سپرد کر کے امریکہ اس کو وہی آرک آف کرائسس بنا کے پاکستان اور چین وغیرہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے. کہ ایک نقطہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہاں پہ امریکی اور نیٹو فورسز تھی تو افغانستان کو سٹیبلائز رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اور افغانستان کو ڈی سٹیبل کرانا اس کے امریکہ کے مخالفین کی ذمہ داری تھی، جو نسبتاً آسان کام ہوتا ہے. اب معاملہ بالکل الٹ گیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اور میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے، کہ پچھلے 6-7 مہینوں کے دوران پاکستانی حکومت نے ہر کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا، آرمی چیف نے، DGISI نے، صادق صاحب نے، کہ ریکنسیلیشن کا رستہ نکلے. کیوں؟ اور یہ کوئی وہ افغانوں پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. اس وقت افغانستان میں انتشار سب سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، ایران کے لیے خطرناک ہے، سنٹرل ایشین ریاستوں اور روس اور چین کے لیے خطرناک ہے، اور افغانستان کا امن ان کے فائدے کے لیے ہے. اور اس وقت افغانستان کا انتشار اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے، چین کے یہاں پہ اکنامک ڈیزائنز کو ناکام بنانے کے لیے، پاکستان کی جیو اکنامکس کی خواہشات کے راہ میں رکاوٹ، تو وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. لیکن کیا صافی صاحب، آپ کی اسی تمہید کے جواب میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان کو اس صورتحال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنی ایفرٹس کر لیں افغانستان میں پیس پروسیس کے لیے، بٹ وہ ہر بار ناکام ہو جاتی ہے؟ ابھی حالیہ مثال اس کی کہ ہم وہ پیس کانفرنس کروانا چاہ رہے تھے، وہ بھی اس وقت
सख्त इल्तिवा का शिकार हो गई और शायद वो हो सके या ना हो सके। अशरफ गनी के होते हुए तो कम अज कम पीस कॉन्फ्रेंस होती पाकिस्तान में मुनक्किद होती नजर नहीं आती। तो इस सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी भी और पाकिस्तान की रियासत अभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के अंदर का मसला हल करने में, बजाय इसके कि अफगानिस्तान के मसले को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए? वो अफगानिस्तान जाने, वहां के अवाम जाने, आप पाकिस्तान के अंदर को सिक्योर करें ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल आप पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना डाल सके। आपके पाकिस्तान में सदर जो है अफगान तालिबान की हिमायत में बयान जारी कर देते हैं, वजीर दाखिला कह देते हैं कि अफगान तालिबान बहुत सुलझे हुए हैं, एक नया अफगान तालिबान पैदा हो चुका है। आपके मुल्क में इस्लामाबाद के करीब तरीन शहर में पेशावर में अफगान तालिबान के हामी निकल आते हैं, कोयटा में जल्द से जुलूस निकल आते हैं, अर्स्टवाइल फाटा में जल्द से जुलूस निकल आते हैं। तो आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को एज इट इज पाकिस्तान की रियासत को छोड़ देना चाहिए और अपने अंदर को आप सिक्योर करें? नहीं गरीदा, इस तरह पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया और आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट्स की है और ये हकीकत है, इसको दुनिया नहीं मानती, लेकिन हम जिस तरह हम इतने ज्यादा हमने अपने आप को अफगानिस्तान में दखील कर दिया था और उसी हिसाब से हमने अफगान मुहाजिरीन के रूप में अफगानों को इतना ज्यादा पाकिस्तान में दखील किया है। 9/11 से पहले आप देखें तो दुनिया हमें कुछ और कहती रही, हम कुछ और करते रहे। 9/11 के 1-2 साल के बाद भी हमारे साथ 2 नंबरी अमरीकी कर रहे थे, हम उसकी सजा दे रहे थे अफगानों को। तो हमने इतने ब्लंडर्स किए हैं अफगानिस्तान में और हम इतने ज्यादा दखील हो चुके हैं और हमने पाकिस्तान में अफगानों को इतना ज्यादा दखील कर दिया है कि हम न ईरान की तरह ये कर सकते हैं कि जी बॉर्डर बंद कर दिया मैं ला ताल्लुक हूँ, न हम यूरोप के किसी मुल्क की तरह ये कर सकते हैं कि अफगानिस्तान जाने और उसका काम जाने जो अमरीकी बजायर कह रहे हैं, और हम रूस और पाकिस्तान या चीन की तरह वो कर सकते हैं। इसलिए अब हर कोई ये समझता है हमारी वो इन्वॉल्वमेंट है और वो डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे कि जिसकी वजह से हम में से हर कोई कहता है कि अफगानिस्तान के हालात अगर मस्बत सिम जाएंगे तो सबसे ज्यादा मुस्तफीद भी हम होंगे और अगर वहाँ इंतशार होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान भी हमें होगा। इसलिए हम ला ताल्लुक तो नहीं हो सकते। अलबत्ता ये जो आपने बात की कि मैं तो कहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ना अफगानिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है और ना उसकी तरफ तवज्जो है, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर समझता है, ना हमारे गवर्नर और वज़ीर आला समझते हैं, ना हमारे वजीरों को अफगानिस्तान के सूबों तक उनका पता नहीं है कि कौन सा सूबा, लेकिन सुबह उठते ही एक तरह की जुबान चला लेता है, दूसरा दूसरी तरह की जुबान चला लेता है, जिसकी वजह से तालिबान भी हमसे मुतनफिर हो रहे हैं, अफगान हुकूमत भी हमसे मुतनफिर हो रही है और जो हमारी एफर्ट्स है उन एफर्ट्स को भी नुकसान सलीम साफी साहब, लेकिन वज़ीर आज़म और गवर्नर्स को माफ कर देना, अफगान पॉलिसी वज़ीर आज़म कब चलाते हैं? अफगान पॉलिसी में गवर्नर्स का क्या किरदार, वज़रा का क्या किरदार, वज़ीर आज़म का क्या किरदार? रियासत चलाती रही है अफगान पॉलिसी, रियासत ने ही बखेड़ा डाला, अब रियासत को ही समेटना है। सलीम साफी साहब, अब पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नर है या हमारे वजीर खारजा है, ये सारे जो है हमारे तोहफे हैं रियासत के, ये अवाम के तोहफे नहीं हैं। तो फिर वो कह दें कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमसे ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा जब आप लोगों का प्रैक्टिकल रोल नहीं है तो फिर अपनी जुबानें भी काबू में रखो ना। यहाँ पे आपके करने के काम थोड़े हैं। नवाज शरीफ को उसी तरह बुरा भला कहता रहो, जरदारी को कहते रहो, अफगानिस्तान के इशू में क्यों टांग डालते हो? अपनी हैसियत को देख बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वेल डेप्थ तज्जिया अफगानिस्तान की सूरत हाल का पेश कर रहे थे। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।